नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी कुछ वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपकी विषय बात करने वाले हैं कि आप पीडीसी एग्ज़ाम 2026 की आप तैयारी करी होंगे और आप बी सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी होंगे। और आपकी सब्जेक्ट होगी इसी के अंतर्गत एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लव एंड ह्यूमन कम्युनिटीज़ आपकी सब्जेक्ट होगी। आपके टोटल लेक्चर 26 घंटे के टोटल लेक्चर है आपकी। और आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट लगभग 8 जुलाई 2026 का आपकी एग्ज़ाम होने वाली होगी और कोर्स कोड आपकी ये रहने वाली होंगी। तो आपका स्वागत है लर्निंग विद तेजल के। आपको पूरी डिटेल से नोट्स कराए जाएंगे। तो बिना किसी के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपका सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। आपका सिलेबस है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी पर यही सिलेबस आपको पूर्ण से दिया गया है। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का सिलेबस आपका यूनिवर्सिटी पर दिया गया है, ये देख सकते हैं। इसमें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है, इसमें कौन सा वाटर पॉल्यूशन है, कौन सा एयर पॉल्यूशन है, इन सभी के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी आपकी एक्ट कानून, कौन कौन से कानून कब गठन हुआ, कौन सा अधिनियम पारित हुआ, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चारों यूनिट का एक साथ हम करने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण हमारा कर्तव्य और हमारा भविष्य है, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के पाठ्यक्रम में आपका सिलेबस दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं इसमें क्या विस्तृत प्रकार से कहा गया है। हम अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इसमें आपका आता है तो पर्यावरण प्रदूषण आता है, एक आपका वायु प्रदूषण आता है, एक आपका जल प्रदूषण आता है, एक आपका आता है मृदा प्रदूषण, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार व कारण और प्रभाव को नियंत्रित करने वाले कारणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लगभग 10 नंबर वाले क्वेश्चन, 10 नंबर वाले में से क्वेश्चन आ सकते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। या तो वायु प्रदूषण वाला पूरी डिटेल से पूछेगा या जल प्रदूषण डिटेल से पूछेगा। पिछली बार वायु प्रदूषण पूरी डिटेल से पूछा था और आपका एक जल प्रदूषण डिटेल से पूछा था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आए थे लगभग 10-10 नंबर के। 2 क्वेश्चन आए थे लगभग आपका 20 नंबर का ये मटेरियल आता है। एक 20 वाला क्वेश्चन भी आया था, यानी टोटल 40 नंबर का ये मटेरियल आपका प्रदूषण वाले से रहा था। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। तो अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रदूषण क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रदूषण होता है क्या, ठीक है। तो प्रदूषण के बारे में बात की जाए तो आपके बीच में प्रदूषण होता है क्या है। तो प्रदूषण के बारे में बात की तो पर्यावरण प्रदूषण प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियों का वह अवांछनीय परिणाम है जो वायु, जल, मृदा और ध्वनि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों को इस सीमा तक प्रभावित करता है कि सजीवों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। यानी कि प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण मानव द्वारा उत्पन्न किया गया एक आपका प्रदूषण होता है, जिसके अंतर्गत आपका एक तो वायु प्रदूषण आता है, जल प्रदूषण आता है, ध्वनि प्रदूषण आता है, जिसमें रासायनिक और जैविक गुणों की सीमा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे बहुत ज़्यादा सजीवों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले बात करने वाले आपके बीच में वायु प्रदूषण, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के बारे में बात की जाए आपके बीच में एयर पोल्यूशन, तो समता मंडलों सौमंडल की प्राकृतिक वायु संरचना में गैसों का असंतुलित रूप से मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन में ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का सूत्र होता है और सूक्ष्म कणिकाएं पदार्थों के उत्सर्जन से होता है, ठीक है। तो आपका वायु प्रदूषण किसी कारण होता है तो आपके समता मंडल और सौमंडल की प्राकृतिक वायु संरचना गैसों के असंतुलन, यानी उनमें भिन्नता नहीं होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के सूक्ष्म कणिकीय पदार्थों के उत्सर्जन से होता है। औद्योगिक इकाइयों, तापीय विद्युत घरों और जीवाश्म ईंधनों के दहन से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है। यह प्रदूषण मानव में फेफड़ों की कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस से श्वसन संबंधी विसंगति बीमारियों को जन्म देता है। औद्योगिक चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और आपका स्क्रबर उपयोग और इसके हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण के बारे में हमने इतनी बात कर ली और इसका डिटेल से पर्सन भी आपके एग्जाम से 1 से या 2 दिन पहले हम करेंगे, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की बात करते हैं। जल प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जल प्रदूषण की बात की जाए तो औद्योगिक अपशिष्टों से शहरी सीवेज और कृषि में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक उर्वरकों के सीधे जल निकायों में मिलने से जल प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। ये जलीय पारिस्थितिकी में तंत्र में यूट्रोफिकेंट्स को बढ़ावा देते हैं, जिससे पीने में पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है। परिणामस्वरूप जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है और मनुष्य में टाइफाइड, पीलिया और पेचिश जैसी जल की जनित बीमारियां होने लगती है। इसमें एसटीपी औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्रों में ईटीपी का संचालन इसके निवारण के लिए आवश्यक रूप से किया जाता है। हम मृदा प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। आपका मृदा प्रदूषण वाला लगभग इसको ज़्यादा वाले बड्डे वाले में से नहीं आएगा, लेकिन आपका
2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। बर्थडे वाले में ये बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। तो इस बार बर्थडे वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि पिछली बार ये छोटे वाले में आया था, इसलिए अब की बार बर्थडे वाले में आ सकता है, ठीक है। आधुनिक कृषि पद्धतियों में रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग, प्लास्टिक कचरे को डंपिंग और औद्योगिक रसायनों को सीधे मिट्टी में मिलाना मृदा प्रदूषण का प्राथमिक कारण है। ये मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर इसकी प्राकृतिक उर्वरता को समाप्त कर देता है। मृदा में उगने वाले पौधे के माध्यम से हानिकारक रसायन जीवावर्धन के द्वारा मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। जैविक खेती में केंचुआ खाद का प्रयोग फसलों का वर्गीकरण और मृदा प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण उपाय है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके थोड़ा सा एक रासायनिक प्रदूषण होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके बीच में। तो रासायनिक प्रदूषण क्या होता है, किस प्रकार होता है, तो रासायनिक प्रदूषण के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल से आपके बीच में। तो सिंथेटिक रसायनों धातुओं जैसे कि पारा और शीशा का पर्यावरण में संचय होना इस वर्ग में आता है। ये रसायन लंबे समय तक नष्ट नहीं होती हैं, जीवों के तंत्रिका तंत्र और आंतरिक भागों को गंभीर क्षति पहुंचाती हैं। इन रासायनिक पदार्थ के बारे में बात की जाए तो आपकी जो दवाइयाँ लेते हैं ना आप, जो केमिकल की, जो आप कभी बीमार होते हैं तो उन्हीं को रासायनिक प्रदूषण आपका कहा जाता है। इसमें आपके पारा और शीशा भी आपका मनुष्य आता है। तो इसमें रासायनिक प्रदूषण दो ही है जो आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसको रासायनिक प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण आपसे ये पता है कि ब्याह शादियों में आपका डीजे बजता है, उसका अलग वो आप कहते हैं कि 8 बेस का डीजे है, हमारा 10 बेस का डीजे है। तो उसमें क्या है कि आपका ध्वनि जो होती है आपको एक बार तो तनाव पैदा कर देगा, ठीक है। आप जब पूरी रात तक डीजे पर नाचेंगे और बाद में आप सोने जाएंगे तो लगभग आपको 2 से 3 घंटे बाद में आप तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको तनाव पैदा कर देगा, क्योंकि उसका बेस बहुत ज़्यादा है। तीनों औद्योगिक गतिविधियों में हवाई जहाज़ों, वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकरों यानी कि आपका डीजे डीजे मान सकते हैं, कि डीजे से समझ सकते हैं, इससे उत्पन्न 80 डिग्री डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। कारण मनुष्य में उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, सूंघने की क्षमता और रस मानसिक तनाव पैदा करता है, यानी कि आपको नींद नहीं आती है, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती है। आवाज आंधी, हरित पट्टी का विकास और मशीनों से साइलेंसर लगाकर ध्वनि स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ आपके बीच में कि 80 डेसिबल तक मनुष्य आवाज़ सुनता है, वो आप उसके लिए एकदम सफिशिएंट रहती है। लेकिन जब 80 डेसिबल से 100 डेसिबल के बीच में ज़्यादा आता है तो वह नहीं सुन पाता है, ठीक है। और चूहों की आपकी होती है लगभग 20 डेसिबल से भी कम, तो उनकी आवाज़ नहीं होती। सामान्य आपकी वार्तालाप होती है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं 40 से 80 के बीच में वार्तालाप हो रही है आपके बीच में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 80 होनी चाहिए, 80 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यह आपका होता है डेसिबल, ठीक है। आगे बात करते हैं परमाणु। अब आगे बात करते हैं परमाणु खतरे और जोखिम के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम बात करते हैं। तो परमाणु खतरे और मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से होने वाला आकस्मिक रिसाव रेडियोधर्मी कचरों का असुरक्षित निपटान का परमाणु खतरों को जन्म देता है। रेडियोधर्मी समस्थानिक को यूरेनियम और थोरियम से निकलने वाली अल्फा, बीटा और गामा के विकिरण से मानव कोशिका पर प्रहार करती है। इन विकिरणों के प्रभाव से कोशिका के डीएनए में स्थायी परिवर्तन हो जाती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों में जन्मजात विकृतियों, ल्यूकेमिया और समय से पूर्व मौत का कारण बनती है। परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित दोहन की अत्यधिक दोहन सुरक्षा मानक को कचरे के भुगे निपटान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको समझने का प्रयास करना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु खतरे मानव स्वास्थ्य के लिए डरों की में 2 नंबर वाले में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। शहरीकरण और आपका अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी औद्योगिक कचरे का निपटारा, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम बात करते हैं आपके बीच में। तो इनके बारे में बात की जाए तो आपके बीच में शहरीकरण, तीव्र औद्योगिकरण के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की यह बड़ी चुनौती है। शहरी कचरे में मुख्य रूप से अपशिष्ट, प्लास्टिक, जैव चिकित्सीय कचरा शामिल होता है, जबकि औद्योगिक कचरे में रासायनिक उपखाद आपके शामिल होते हैं। ठोस अपशिष्ट के कतरी सूत्री रणनीति में आपका आता प्रिंसिपल रियूज रिसाइकल आपके आते हैं 3R में, ठीक है। 3R में आपके आते हैं, तो इससे प्रिंसिपल को आप हटाना। 3R में आपका आता है तो रेड्यूस एक रीयूज रिसाइकल आपका आता है। एंड शहरी कचरे वैज्ञानिक निपटान के लिए सैनिटरी लैट्रिस और बायोगैस उत्पन्न जैसी तकनीकों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि खतरनाक औद्योगिक कचरे का निपटान उच्च तापमान और भस्मीकरण द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रदूषण से संबंधित प्रमुख स्टडीज, ठीक है।
तो आपकी आती है सबसे पहले पर्यावरणीय मुद्दे के अंतर्गत आता है। एक तो आपको आती है ऐसी घटनाएं झटकी आती है, तो आपको भोपाल की स्थिति आता है। एक आपको आता है गंगा नदी प्रदूषण, ठीक है। तो रासायनिक प्रदूषण का सबसे विनाशकारी उदाहरण इसे यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोटाइन गैस का रिसाव हुआ है। इस दुर्घटना में तात्कालिक रूप से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई है। आने वाली पीढ़ी में आज भी फेफड़ों, आँखों और मस्तिष्क से संबंधित गंभीर विकार पाया जाता है। यानी कि आपका भोपाल है, जो भोपाल कहाँ पर आपका, भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि एक भोपाल की राजधानी होती है, तो वहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन आज भी उस प्रदूषण का सामना वहाँ की जनता कर रही है। वहाँ पर जब बच्चा या कोई भी पैदा होता है, नई पीढ़ी पैदा होती है, तो उसमें आपके फेफड़ों से संबंधित, आँखों से संबंधित आपकी बीमारियाँ उनमें आज भी विद्यमान रहती है, ठीक है। गंगा नदी प्रदूषण, तो उत्तर भारत की इस जीवनदायिनी नदी में कानपुर के चमड़ा उद्योग को विभिन्न शहरों के अनुपचारित सीवेज की सीधे गिरने से पानी का जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर उच्च हो गया है। इसके सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे जैसी वृहद परियोजनाओं के माध्यम से सीवेज उपचार और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसमें हम थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ बीच में बात करने वाले हैं प्रदूषण के बारे में। इसके मुख्य स्रोत क्या है, उसकी कौन सी बीमारियाँ होती है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम बात करने वाले हैं आपके बीच में। तो आपको इस वीडियो में कंटिन्यू रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, अब आगे बात करते हैं आपके बीच डिटेल से उन प्रदूषण में थोड़ी बहुत डिटेल से बात करने वाले। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आपका होता है वायु प्रदूषण में। इसमें आपका दमा रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, और इसे नियंत्रण एवं निवारण के लिए स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रयोग किया जाता है। यह आपका औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होता है। इसमें हैजा, पीलिया, जलीय परिस्थिति का विनाश, ये आपके आते हैं। सीवेज उपचार आपका आता है, और अपशिष्ट रिसाइकलिंग इसमें प्रमुख से आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो आपके बीच में ये आपके आगे इनके बारे में बात करते हैं। इसमें प्रदूषण में आपका आता है, मृदा प्रदूषण में आपका आता है प्लास्टिक अपशिष्ट, कीटनाशक आते हैं आपके, ठीक है, आपके प्रदूषण के कारण। और इसमें मिट्टी की उर्वरता का ह्रास, खाद्य श्रृंखला में विषाक्तता आपका आता है। इसमें जैविक कृषि का संवर्धन करना होता है, ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण करके अब इसको बचाया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण में बात करते हैं वाहनों के हॉर्न और आपके औद्योगिक मशीन लाउड स्पीकर होता है। इसमें अनिद्रा रोग और बहरापन आपको प्रमुख से आता है, ठीक है। बहरापन इससे प्रमुख से आपका आता है, ठीक है। बहरापन प्रमुख से आता है। आगे साइलेंसर का प्रयोग, साइलेंसर से आवाज़ को कम किया जाता है। रहित पट्टियों का निर्माण जिससे कम आवाज़ निकले। परमाणु प्रदूषण के बारे में बात की जाए तो ये आपका होता है रेडियोधर्मी पदार्थ परमाणु संयोजन होता है। इसमें कैंसर और अनुवांशिक रोग होता है, और सुरक्षित भंडारण का इसका उपयोग करके इसको बचाया जा सकता है। इस प्रकार यूनिट फर्स्ट का आपका सिलेबस होता है कंप्लीट। यूनिट 2 के सिलेबस से बढ़ते हैं, तो वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। पर्यावरणीय नीतियाँ, व्यवहार एवं कानून आपके बारे में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है। तो मानवीय लालसा और अनियोजित विकास ने कुछ ऐसी पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है जिनकी समस्या किसी एक देश तक सीमित न रहकर वैश्विक हो चुकी है। इसमें आपका आता है तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आता है आपका, ठीक है। एक आपका आता है ओजोन परत का सही, ठीक है। O3 अम्लीय वर्षा आपकी आती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल से बढ़ते संकेतन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ध्रुवीय हिमनद आपके हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है। ये वैश्विक तापमान वृद्धि वर्षा को अनियमित कर कृषि उत्पादकता और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ओजोन परत का स्तर यानी CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोजन जैसी गैसों के कारण समताप में सूर्यात्मक ओजोन परत का सही हो रहा है। ओजोन परत पतली होने से सूर्य हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही है, जिससे मानव में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद, वनस्पतियों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में कमी जैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। तो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा आपकी ओजोन परत करती है, लेकिन उसका शरीर लगातार हो रहा है, यानी उसको समाप्त और लगातार आपकी समाप्त हो रही है, ठीक है। अम्लीय वर्षा, तो वायु प्रदूषण के कारण जब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस के ऑक्साइड जब वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ प्रक्रिया करके आसमान में चले जाते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, तो ये अम्लीय वर्षा के रूप में, अम्लीय वर्षा जल के रूप में गिरते हैं, जिससे
जलीय जीव समाप्त हो जाता है, जिसमें जंगलों का ह्रास होता है। संगमरमर की बनी ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, स्टोन कैंसर का प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं भारतीय परमाणु कानून। ठीक है, भारतीय परमाणु कानून के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडियन इन्वायरमेंट लॉज। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देश तत्वों में निहित पर्यावरण संरक्षण की भावना को व्यवहारिक रूप से देखने के लिए कि संसद द्वारा कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए, जिसमें आपको आता है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1983। थोड़ा सा वेट करें, मेरे को इसमें आपको आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1983 वाला आता है, जिसमें भोपाल गैस राज्य की पृष्ठभूमि में बनाया गया एक अम्ब्रेला अधिनियम में। यह कानून केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने और उद्योगों के लिए मानक स्थापित करने के लिए होता है। ठीक है, 1983 आपको याद रखना है इसमें, और इसमें नीचे वाले में याद रखना है आपको 1961। उसमें आपको 1986 याद रखना। ठीक है, उसमें 1986। ठीक है, इसमें 1986 आपकी देख सकती है भाषा है, तो आपको इसका स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है, ये आपकी भाषा है तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। और इसमें आप कहेंगे कि ये आपका हो गया 19, ये हो गया आपका 8, और ये आगे वाला आपका हो गया 1। तो 1981 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आगे बात करते हैं तो ये आपका 19, और आपका आ गया 6, ये आपका हो गया 8। 8 ही होता है ना ये आपका होता है 9। 9 9 9 9। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, प्रयास करना है, आपकी बस है। इसका आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है, आपकी बस है। ठीक है, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेना है आपको, और ये बस आपको एक बार समझ लेनी है। ठीक है, एक बार इसको समझ लेना है किस प्रकार की भाषा है, किसको ये कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। ये आपकी संस्कृत में गिनती है, तो मैं अगली बार आपको संस्कृत में लेकर नहीं आने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपको कई प्रकार की समस्या का सामना भविष्य करना पड़ता है। ठीक है, तो इन अधिनियम के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल से। तो इस अधिनियम में क्या किया गया है, तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, और आपकी इसके तहत देश में गुणवत्ता की निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियाँ प्रदान की गई है। जल प्रदूषण अधिनियम आपका भारत में जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पारित किया गया पहला प्रमुख कानून है, जिसके द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि आपका CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपका SPCB की स्थापना से की गई है। और आपका एक वन्य जीव अधिनियम आपका आ गया है, इसको भी डिटेल से पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं प्रोटोकॉल, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपको एक पढ़ना है। ठीक है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम लास्ट में बात करेंगे। वैश्विक पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए दुनिया के देशों में मिलकर कई महत्वपूर्ण संधियाँ हुई है। ठीक है, ये तो क्योटो प्रोटोकॉल आपकी हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल आई है। अब तो एक आपकी आई है जैव विविधता अधिनियम, एक आपका आता है रासायनिक हथियार सीवेज। ठीक है, तो अपनाए गए इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों की औसतन कटौती हेतु कानूनी बाध्य का लक्ष्य निर्धारित करना था। और आपका 1992 के रियो जेनेरो भर्ती सम्मेलन में हस्ताक्षरित इस अधिनियम में 3 मुख्य लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभ को न्यायसंगत बंटवारा करना है। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग की पूरी तरह से प्रतिबंध करना है, ताकि युद्ध या औद्योगिक दुर्घटना के दौरान रसायनों के घातक रिसाव से मानवता की रक्षा की जा सके। ठीक है, आपका आगे आता है प्राकृतिक आवास अधिनियम। ठीक है, प्राकृतिक आवास जनजातीय आबादी अधिनियम। तो भारत के समृद्ध वन्य क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी सदियों से वनों के साथ सहअस्तित्व में रही है। अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इन जनजातियों के जंगल जमीन पर पारंपरिक अधिकारों की मान्यता प्रदान की गई। हालांकि विकास योजना के कारण जब वनों का विघटन होता है तो वन्यजीव भोजन पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर रुख करती है। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं इसमें दोनों पक्षों की जन धन की हानि उठानी पड़ती है।
और इसमें प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इनके बारे में आप थोड़ी सी आपको समस्या का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाए होंगे। तो ये भाषा मैं समझाने का प्रयास करूँगा। वहाँ पर भी मैं समझा देता, लेकिन वहाँ पर मेरे को भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कहीं पर आपको कुछ गलत ना पढ़ा दूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बीच में थोड़ा सा वेट किया कि बाद में थोड़ा अगर सही पढ़ाना है तो सही से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना आपको। तो सबसे पहले आता है आपका जल अधिनियम 1974, ठीक है। जल अधिनियम 1974 में आपका होता है, तो यहाँ पर आप 1974 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 1974 है, ठीक है। ये भाषा आपको समझ नहीं आती तो अब आपको समझ में आ जाएगी 1974 होता है, ठीक है। अब वन्य संरक्षण अधिनियम आपका 1900 कितने में होगा, 1972 में आपका होगा, ठीक है। 1972 में प्रमुख से होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। आगे बात करते हैं वन्य संरक्षण अधिनियम आपका कब होगा, तो वन्य संरक्षण अधिनियम आपका होगा 1980 में, ठीक है। तो ये आपको कहीं पर भी समस्या नहीं सामना करना पड़ेगा, 1980 आपका होगा। बाद में आगे बात करते हैं आपके बीच में वायु अधिनियम आपका कब होगा, तो वायु अधिनियम आपका होगा 1900 कितना हो जाएगा, तो 1900 आपका थोड़ा सा वेट करके 1900 कितना होगा, तो आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं। 1981 होगा, ठीक है। 1981 होगा। और ये आगे वाला 1986 होगा, ये 1981 होगा आपका, ये 1986 होगा, ठीक है। 1986 होगा, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण 1972 में होगा, ये 73 में होगा आपका, और ये आपका होगा 1980 में, ठीक है। तो इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको समस्या सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में, मानव जनसंख्या वृद्धि और कल्याण पर इसका प्रभाव, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। वनों का कृषि से परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और जीवाश्म ईंधनों की खपत में अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या विस्फोट के सीधे परिणाम है। प्रति व्यक्ति में आपका औषधि रोग, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को उसके कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। विलासितापूर्ण जीवन शैली, औद्योगिक गतिविधियों के कारण विकसित समाजों को कार्बन फुटप्रिंट विकासशील समाजों की तुलना में कई गुना अधिक है। इस असंतुलन के कारण मानव कल्याण और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। नई महामारियों का उदय हो रहा है और स्वच्छ पेयजल की कमी लगातार हो रही है। आगे बात करते हैं आपके इसमें सड़क विस्थापन परियोजना और प्रभावित मनुष्यों का पुनर्वास, ठीक है। सड़क, रेलवे, बड़े बांधों, खनन परियोजना जैसी बड़ी बुनियादी ढांचागत विकास गतिविधियों के कारण स्थानीय ग्रामीण जनजातीय आबादी का पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ रहा है। समुचित विस्थापन नीति, रोजगार के अवसरों के अभाव से ये समुदाय गंभीर सामाजिक आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आपको आता है एक केस स्टडी, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको प्रमुख से आता है। यह सरदार सरोवर परियोजना आपकी के माध्यम से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के आदिवासियों के विस्थापन का संकट उत्पन्न हुआ है। नमिता पाटकर, बाबा बोमटे की मांग का वैश्विक पटल पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो आपदा में आपकी अलग अलग आपकी आपदा आती है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों और त्वरित शमन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपकी बाढ़ आती है, बाद में आपका आता है भूकंप, और बाद में आता है आपका चक्रवात, और बाद में आता है आपका भूस्खलन। इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बाढ़ के बारे में बात करने वाले, तो जल निकासी प्रणालियों का शुद्धिकरण, नदियों के जल संग्रहण में नवीनीकरण, तटबंधों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण की मुख्य रणनीति है। भूकंप के बारे में पता है कि भूकंप आता है तो क्या होता है। चक्रवात आप सभी को पता है कि एक तटीय क्षेत्रों में होता है। और प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में बात की तो आपका चिपको आंदोलन उत्तराखंड में होता है, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली में वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों को गले से लगाकर चिपकेदार खेतों को ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोक दिया, जिसे सुंदरलाल भंडा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकीय बढ़ावा मिल पाया, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें शांत घाटी आंदोलन, ये भी आपके चिपको आंदोलन पिछली बार लास्ट ईयर आया था, ठीक है। तो इसका आप PIQ मान सकते हैं, ठीक है। PIQ इसको मान सकते हैं। शांत घाटी आंदोलन, ठीक है। तो केरल के बरगढ़ जिले में स्थित कुंचिपंजा नदी पर प्रस्तावित एक जल विद्युत परियोजना के विशेष में आपका होता है 1960 के दशक में होता है आपका, 1970 के दशक में होता है आपका, 1970 के दशक में होता है, ठीक है। शुरू होता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अत्यंत उष्णकटिबंधीय वसंत की अद्वितीय विविधता को रोकना था।
राजस्थान के बिश्नोई वाला भी आप समझते होंगे कि आपका बिश्नोई समाज ने किस प्रकार आपकी महिलाओं की बलिदान दिया हो, किस प्रकार पेड़ों की रक्षा की, पर्यावरण नैतिकता हो, धार्मिक मूल्य के बारे में बात करते हैं। ये भी आपके लिए बड़ी पर्यावरण नैतिकता हमें ये चीज़ सिखाती है कि पर्यावरण केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि पृथ्वी पर सभी सजीवों पर ही समान अधिकार है। भारतीय संस्कृति विभिन्न धर्मों में प्रकृति के प्रति विविध है। इसमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इनके बारे में आपको एक डिटेल से पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको इसका ले लेना है। और यह पर्यावरण नैतिकता वाला लास्ट ईयर आपका PIQ में आया था, तो आपको इसको भी याद करना है, ठीक है। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और आप क्या आते हैं ये पर्यावरणीय संचार और सार्वजनिक जागरूकता अधिनियम, इनके बारे में बात करते हैं आपके बीच में। तो ये भी आपकी लास्ट ईयर एग्जाम में आई थी। तो पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिकों तकनीकों के साथ जन जागरूकता को अत्यंत आवश्यक है। नुक्कड़ नाटकों, विज्ञापनों, पाठ्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। केस स्टडी आपका दिल्ली में CNG वाहनों का अनिवार्य उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन साधनों, बसों, ऑटो, डीजल के परिवर्तित किया गया है। इस नीतिगत निर्णय जनसंचार के माध्यम से जागरूकता अधिनियम दिल्ली में की वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। तो इसका भी आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। बिश्नोई समुदाय वाला आपका कहाँ पर होता है, कब होता है, इसका भी आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो केजरीवाल आंदोलन देख सकते हैं आप 1730 में होता है। चिपको आंदोलन आपका 1976 में होता है। और आपका सांत घाटी आंदोलन आपका 1976 में होता है, ठीक है। और नर्मदा नदी वाला आपका 1985 में होता है। तो ये भी आपको याद रखने का प्रयास करना है। इसके बारे में और डिटेल से आगे जो समझाया गया तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और अब बात करते हैं आपके बीच में क्षेत्रीय कार्य के बारे में बात करने वाले। क्षेत्रीय कार्य कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय कार्य के बारे में बात करते हैं तो पर्यावरण का ये व्यापारिक खंड छात्रों को पर्यावरण के प्रत्यक्ष अनुभव व वैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति से परिचित कराता है। इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रों में व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। एक तो आपको होता है पर्यावरणीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण आपका आता है प्रमुख विषय। इसमें छात्रों को किसी स्थानीय प्रकृति जैसे नदी, वन, दरगाह के बारे में भ्रमण कराया जाता है। एक स्थानीय प्रदूषित का दौरा, यानी कि लोग छात्रों को एक स्थान में आपको दौरा कराया जाता है, वहाँ पर उसको बताया जाता है किस प्रकार फसल का नुकसान हो रहा है। और सामान्य पौधों की बात करें तो ये भी आपका सिंपल ही है, पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है। बच्चों को वहाँ पर घुमाया जाता है, वहाँ पर उसको बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार यहाँ पर पेड़ पौधे कहाँ पर इसका आगे होता है। तो ये आपका यहाँ पर बताया गया है। इसका निष्कर्ष भविष्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा पौधों वाला इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। तो जैव विविधता में शुरुआत में आने वाली आसपास की प्रजातियों जानने से होती है। प्रक्रिया कम से कम सामान्य पौधों, कीटों, पक्षियों को पहचान, उनके स्थानीय नाम, वैज्ञानिक द्रव्य नामकरण पद्धति के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका का वर्गीकरण करना है। उदाहरण के रूप में गोरैया का कीट नियंत्रण में योगदान और पीपल का प्रचुर ऑक्सीजन प्रदाता के रूप में अध्ययन किया जाता है। सरल पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन पारिस्थितिकी के मूल समझने की होती है। प्रक्रिया आपको प्रक्रिया में बात की जाए तो एक स्थानीय तालाब का चयन करके उसके विभिन्न जैविक घटकों जैसे आपकी उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता और अपघटक के बीच खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का आरेख तैयार करना। इसके साथ ही प्रकाश, तापमान और जल की गुणवत्ता जैसे अजैव घटकों के प्रभाव का विश्लेषण करना आपका होता है। तो इस प्रकार आपकी होती है क्लास कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। आपकी एग्जाम के पास एक क्लास और होगी, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। अगर आपको इसका बेस लेना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको हमें मैसेज करना होगा 8875 63 99 49। आपको मैसेज करना होगा, आपको 49 प्राइस पे करनी पड़ेगी। और बाद में आपको BA सेमेस्टर 2 के बेस में आपको ऐड कर दिया जाएगा। BA सेमेस्टर 2 के बेस में ऐड कर दिया जाएगा। तेजा नोट्स बेस आपके पीछे लॉन्च किया गया, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या कमी लगी और किस प्रकार आपकी आगे मेहनत होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आपका कंटेंट है, किस प्रकार का आपको कितना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन ये होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी हमने तो जल्दीबाजी की, इसके लिए समझ आते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम था, तो इसलिए हमने क्लास को थोड़ा सा जल्दी एंड करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंप्लीट करते हैं आपके बीच में।
एसी करने तक आपकी सब्जेक्ट होगी। बीए बीएससी बीकॉम के आप स्टूडेंट होंगे। मेरे हिसाब से बीए वालों के लिए होती है ये पर्यावरण वाली। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में अच्छी डेडिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।